नमस्कार साथियों, आज हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट की जो प्रोजेक्ट कार्य है उसमें सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट आ रहा है विषय हिंदी का है, कक्षा 8वीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य में हमें सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है हिंदी का, कि प्रश्न 1 है, अपने आसपास के मच्छरों से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक रोग के बारे में निम्नानुसार जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। इसमें पहला है मच्छर जनित 2 रोगों के नाम। तो पहला मलेरिया, दूसरा डेंगू। तो यहाँ पर प्रायोजन हेतु रोग का नाम है मलेरिया और रोग फैलाने वाले मच्छर का नाम है मादा एनाफिलिस मच्छर। इसी में अगला प्रश्न है मच्छर पनपने की स्थितियाँ। तो मच्छर पनपने की स्थितियाँ हमने लिखा है घर के आसपास गड्ढों में एकत्रित गंदा पानी। दूसरा इसमें हमने लिखा है घरों के कूलर में एवं पानी के गड्ढों में कई दिनों का एकत्रित पानी मच्छरों को पनपने की स्थिति है। रोग के लक्षण शरीर का तापमान बढ़ना, सिर दर्द होना, पसीना आना, ठंड लगना, कमजोरी आना। सावधानियाँ, बचाव और उपचार। तो ये तीनों है अपने पास में। अपने घर के आसपास पानी एकत्र न होने दें, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और मच्छर प्रतिरोधी क्रीम का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों या मुहावरों को संग्रहित कीजिए और उनमें से किन्हीं 10 कहावतों या मुहावरों को लिखिए। तो यहाँ पर हमने जो मुहावरे लिखे हैं, आंखें भर आना, नमक हराम होना, जहर उगलना, पगड़ी उछालना, मुंह न देखना, पेट काटना, मन चलना, पीठ ठोकना, जी जलना और छाती फुलाना। फिर इसी से रिलेटेड गतिविधि हमें दी हुई है। किसी कहावत या मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना पता कर उसे संक्षेप में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर हमने जो कहावत है, अंधा क्या चाहे 2 आँखें, इसकी जो कहानी है, आवश्यक या अभीष्ट वस्तु अचानक या अनायास मिल जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि अंधा क्या चाहे 2 आँखें। तो यहाँ पर एक हमारी जो कहानी है कि एक बार रानी का मन पिकनिक जाने का हुआ। तब उसकी सहेली ने आकर कहा कि हम कल पिकनिक पर जा रहे हैं, तुम्हें चलना हो तो हमारे साथ चलना। यह तो वही हुआ, अंधा क्या चाहे 2 आँखें। तो यहाँ पर हमारी जो हिंदी का प्रोजेक्ट कार्य है ये समाप्त होता है। अब अगला जो हमारा प्रोजेक्ट आएगा अंग्रेजी का, अब वो हम देखते हैं। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है हमारा अंग्रेजी का, वहाँ पर हमारा अब हम प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन 1 है, वो है हमारा, You have visited the market many times and seen many items. Think about those items and classify them in the table given below. तो यहाँ पर हमें कुछ दिए हुए हैं वस्तुएं जिनको हमको अलग अलग तालिका में लिखना है। तो एक फर्स्ट है उसमें ईटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टॉयज़ और स्टेशनरी। तो यहाँ पर हमारे पास ईटेबल में है डोसा, पॉपकॉर्न, फ्रूट्स एप्पल, ग्रेप्स, वेजिटेबल्स पोटैटो, ओनियन, टॉयज़ में है टेडी बियर, ब्लॉक्स, स्टेशनरी में है पेपर, इंक। इसी में है नेक्स्ट आगे टोटल 10 आइटम्स हैं। तो यहाँ पर ईटेबल के हम पहले लिखते हैं जलेबी, लड्डू, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, गोलगप्पा, नूडल्स एंड केक। फिर फ्रूट्स है मैंगो, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपैया, ग्वावा, कीवी, चेरीज़। वेजिटेबल्स है ब्रिंजल, रेडिश, स्पिनच, पम्पकिन, टोमेटो, कैबेज, कैरट और कॉलीफ्लावर। टॉयज़ है हमारे पास डॉल, काइट, पजल, मार्बल्स, बलून, पिनव्हील, क्यूब, बॉल। स्टेशनरी है पेन, गम, रबर, स्टेपलर, सीजर, फोल्डर, पेंसिल और नीडल। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है, ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 2 ग्रेट मैन एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। तो यहाँ पर हमें 2 महापुरुषों के चित्र बनाने हैं या चिपकाने हैं और उनके बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में 5 वाक्य लिखे हुए हैं। आप उनका चित्र बना सकते हैं या चिपका भी सकते हैं। तो फर्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद वाज बोर्न ऑन 23rd July 1906. Second, his father's name was Pandit
सीताराम तिवारी। यहाँ पर जो पंडित में है एन, यहाँ पर एन मिस हो गया है, या आप एन लिख दीजिए। पंडित सीताराम तिवारी। कुछ अगला थर्ड पॉइंट है, ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ हनुमान जी। फोर्थ है, ही वॉज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। फिफ्थ है, ही वॉज इन्वॉल्व इन द काकोरी केस। तो यहाँ पर आप ये पंडित की जो स्पेलिंग है इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे महापुरुष है वो है हमारे महात्मा गांधी। यहाँ पर जो महात्मा गांधी के बारे में फर्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई। He had started Dandi March on 12th March 1930. He taught us the power of non-violence. तो यहाँ पर हमारे ये 5 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर आपकी इंग्लिश की वर्कशीट पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपकी वर्कशीट आती है विषय जो है संस्कृत। इसमें है प्रश्न नंबर 1, पाठ्य पुस्तकात चतुर्णा महापुरुषाणां नामानि चित्वा तेषां विषय पंच वाक्यानि लिखत। यहाँ पर भी हमें महापुरुषों के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो महापुरुष के नाम और 5 वाक्य। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट महापुरुष लिखा है महात्मा गांधी, तो उनके बारे में 5 वाक्य लिखे हैं। महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता कथ्यते। अस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी इत्यस्ति। अवल्यादेव अयं सत्यवादी आसीत्। अस्माकं प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति। महात्मा गांधी गुरुनोपि अखिल भारतीय आसीत्। अगला महापुरुष है अपने पास सुभाष चंद्र बोस। इनका है 5 पॉइंट जो लिखे हुए हैं। अस्य पिता जानकीनाथ बोस आसीत्। अस्य माता प्रभावती देवी आसीत्। सः क्रांतिकारी नेता आसीत्। सः कालिकता नगर्यां शिक्षां प्राप्तवान्। अस्य जन्म बंगे प्रान्ते 1897 जनवरी मासस्य तारिकायाम् अभवत्। अगला है हमारे पास चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखरस्य जन्म उन्नाव जनपदे बदरका नामक ग्राम अभवत्। तस्य पितुः नाम सीताराम तिवारी आसीत्। तस्य माता जगरानी देवी आसीत्। चंद्रशेखरः आजादः एवमेव राष्ट्रसेवी महापुरुषः अस्ति। पुरुषः मत कार्य कृत्वा महापुरुषः भवति। अगले हैं अपने पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में जो 5 वाक्य है, अस्य जन्म 1890 तमे नवंबर मासस्य 14 तारिकायाम् अभवत्। दूसरा है सः भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत्। अस्य पितुः नाम श्री मोतीलाल नेहरू आसीत्। अस्य मातुः नाम श्रीमती स्वरूप रानी आसीत्। श्रीमती कमला अस्याः धर्म पत्नी आसीत्। तो यहाँ हमारे 5 महापुरुषों के नाम हो चुके। अब अगला जो हमें दिया हुआ है, पूरा ये पद दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, इससे हमें ये धातु युक्त पदम और या क्रियापदम हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जैसे आसीत दिया हुआ है तो उसमें धातु अस है और जो लकार है वो लंग लकार है। तो यहाँ पर अवदत है वध लंग लकार, भवती भव लट लकार, अगच्छत गच्छ लंग लकार, नति नि लट लकार, करोतु क्र लट लकार, पृच्छति पृच्छ लंग लकार, यत या लट लकार, कीदृशम दृश लट लकार, हसन हस लंग लकार, अस्ति अस लट लकार। तो यहाँ पर जो है आपकी संस्कृत के पूरे प्रोजेक्ट का यहाँ पर खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है हमारा वो है गणित विषय का। तो यहाँ पर गणित विषय के बारे में हमारा प्रश्न नंबर 1 है, विद्यार्थी कक्षा 6, 7 व 8 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों अथवा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला गणितज्ञ है आर्यभट्ट। इनकी जन्म तिथि है 476, जन्म स्थान बिहार, शिक्षा कुसुमपुर संभावित मानी जाती है और इनकी जो खोज है गणित में योगदान है इनका आर्यभट्टीय सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा है आर्यभट्टीय ग्रंथ है। जो नेक्स्ट है श्रीनिवास रामानुजन। यहाँ पर जो सन है उनका 1887 है, जन्म स्थान तमिलनाडु है, शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय
और इनका जो योगदान है वो है संख्या सिद्धांत। नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, 1894 ईस्वी में जन्म, कोलकाता है जन्म स्थान। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से इनका जो शिक्षा हुआ है, और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का इनमें खोज की हुई है। अगला प्रश्न है उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की अनुमानित दूरी। तो ये अनुमानित है, तो आर्यभट्ट 3000 किलोमीटर, रामानुजन 4500 किलोमीटर और सत्येंद्र नाथ है 5000 किलोमीटर। अगला प्रश्न नंबर 2 है आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की दिशा लिखिए। तो यहाँ पर है आर्यभट्ट उत्तर पूर्व में, रामानुजन दक्षिण भारत और जो अपने सत्येंद्र नाथ बोस है वो पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं किन गणितज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा है आर्यभट्ट ईसा पूर्व के हैं, बाकी रामानुजन और जो बोस है वो है ईसवीं शताब्दी में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से 10 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का चयन करें और चयनित वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई मापकर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। जैसे यहाँ पर बिस्किट है, तो लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2, परिमाप 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये पूरी टेबल बना रखी है। इसको आप अपने जो प्रोजेक्ट कॉपी है, प्रोजेक्ट कार्य है, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। चोकोर बॉक्स का लिया है, मोबाइल का लिया है, कार्डबोर्ड का लिया है, कंपास है, ब्रेड है और टेबल, खिड़की और कॉपी। तो ये पूरी हमारी 10 चीज़ें यहाँ पर होती है। अगला जो प्रश्न है उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है उसमें खिड़की 800 सेंटीमीटर है। प्रश्न 2, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो यहाँ पर है बिस्किट 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 है सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। तो यहाँ पर आएगा 800 ऋण 6 बराबर हो जाएगा हमारा पूरा 794 सेंटीमीटर। अगला है ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो इसमें है चौकोर बॉक्स की लंबाई व चौड़ाई बराबर है क्योंकि वो स्क्वायर है, वर्ग है। यहाँ पर आपकी जो पूरी गणित की वर्कशीट है ये पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपकी वर्कशीट आती है विज्ञान की। तो यहाँ पर हमारा जो अगला प्रोजेक्ट कार्य है वो विज्ञान का है। इस विज्ञान में जो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, पोलियो सुरक्षा अभियान एवं टीकाकरण अभियान से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना। तो यहाँ पर है आपको बचपन में अनेक रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के टीके दिए होंगे। अपने माता पिता या अभिभावक से पूछकर सूची के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमने पूरा जो रोग है आयु के हिसाब से यहाँ पर हमने पूरा एक टेबल बना दिया है। तो ये टेबल आप अपने प्रोजेक्ट कार्य में लिख सकते हैं। इसमें जो है जन्म पर BCG है, 6 सप्ताह पे DPT है, 9 माह पे खसरे का, 18 माह पे IPV है जो पोलियो से बचाता है और 1.5 से 9 माह तक हमको लगता है PCV का जो हमें निमोनिया से बचाता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संचरणीय रोग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर 3 है पल्स पोलियो अभियान क्या है। तो इसका उत्तर आएगा भारत सरकार द्वारा पोलियो को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया है, जिसमें 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को समय समय पर पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। अगला प्रश्न है पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे किस प्रकार दिया जाता था। तो पोलियो का टीका वर्तमान में ओरल वैक्सीन के रूप में दिया जाता है और 20 वर्ष पूर्व इसे ड्रॉप के रूप में 2 बूंद पिलाई जाती थी। अगला है प्रश्न 5, क्या घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का कार्य करती है, यदि हाँ तो किस प्रकार रोग का संचरण करती है। तो इसका जो उत्तर आएगा हाँ, घरेलू मक्खी भी रोगवाहक
का कार्य करती है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है तो रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर 2। बूझो व पहेली का घर शाला से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। बूझो के पिताजी उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से शाला छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से शाला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल से शाला आने व जाने में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को कार से प्रतिदिन शाला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। आप अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आएगा हमारा, बूझो के पिता द्वारा कुल व्यय पेट्रोल एक सप्ताह में 3.5 लीटर और पहले के पिता द्वारा लगेगा 14 लीटर। फरवरी 2021 में 14 लीटर लगा और यहाँ पर लगा 56 लीटर। सेकंड जो क्वेश्चन है, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 108 रुपये है, तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। तो यहाँ पर 108 जब हमने पहले निकाल चुके हैं कि एक सप्ताह में उससे 3.5 लीटर लगा है, तो यहाँ पर 3.5 हमारा आ जाएगा। तो जब हम उनको गुणा करते हैं तो 378 रुपये लगेगा। वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 110 रुपये है, तो पहले के पिता द्वारा एक माह में कुल कितनी राशि का डीजल खर्च होगा। तो फरवरी माह में का हमने लिया है, तो फरवरी माह में 56 लीटर डीजल लगता है, इसलिए 110 गुणा 56 करते हैं तो 6160 रुपये लगेगा। वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण, तो एक तो फैक्ट्री विद्युत संयंत्र वाहनों से निकलने वाला धुआं, दूसरा है ईंधनों के अपूर्ण दहन से विषैली गैसों का उत्पन्न होना। अगला प्रश्न 5 है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है सूर्य, बहता पानी, पवन, जैव गैस आदि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो यहाँ पर हमारी पूरी विज्ञान की जो वर्कशीट है वो पूरी कंप्लीट होती है। अब अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान का है, जिसमें हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है कि एक आदर्श वातावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहते हैं और उससे संबंधित चित्र बनाएं तथा कोई कविता, कहानी व स्लोगन लिखिए। तो चित्र आप अपनी मर्जी से इससे अच्छा बढ़िया कलरफुल भी बना सकते हैं। तो एक आदर्श वातावरण का चित्र आप अपने दिमाग में जो भी आए आप वो भी बना सकते हैं, बट उससे कलरफुल बनाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कविता या कहानी लिखना। तो यहाँ पर हमने एक कविता लिखी है, खुद भी पेड़ लगाओ इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे, कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे, सरिताओं में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे, दुष्ट प्रदूषण का भय भू पर किंचित नहीं दिखाई दे। इसके बाद है स्लोगन हमसे पूछा है, तो आप कुछ भी 1 या 2 स्लोगन लिख सकते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, आओ पेड़ पौधे लगाएं, सबको होश में लाना है, पर्यावरण बचाना है। अगला है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2, वर्तमान समय में संचार के विभिन्न साधनों को वर्गीकृत कर लिखिए। तो यहाँ पर दृश्य श्रव्य, प्रिंट मीडिया और श्रव्य दिए हुए हैं, जिसके हमने यहाँ पर एक पूरी टेबल बनाई हुई है। दृश्य श्रव्य में टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट हो जाएंगे। प्रिंट मीडिया में आपके अखबार, पत्रिकाएं, बैनर्स, पुस्तकें हैं। श्रव्य में है रेडियो, टेप रिकॉर्ड, लाउड स्पीकर, ग्रामोफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, दूरदर्शन एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं में दिए जाने हेतु विज्ञापन का प्रारूप बनाइए। तो चूँकि दूरदर्शन में तो अलग अलग टाइप से हमारे प्रारूप दिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा है पहला है विज्ञापन आकर्षक हो और प्रोडक्ट के अनुसार आकार होना चाहिए उसका। फिर समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं हेतु विज्ञापन का प्रारूप है, जैसे पत्र का प्रकाशन, दिनांक, माह, सामग्री का विवरण। तो यह आपका पूरा प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।